गुरुदास कामत जी, चंद्रभान जी, अशोक गहलोत जी, सीसराम ओला जी, नरेंद्र बुडानिया जी, मकबूल मंडेलिया जी, मास्टर भंवरलाल मेघवाल जी, भंवरलाल पुजारी जी, हमारे सब यहां कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो हमारे नेता बैठे हैं, और भाइयों और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। गर्मी में आप आए, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले मेरे मध्य प्रदेश में 2 भाषण हुए। और मैंने एक भाषण में, शायद आपने अखबार में सुना होगा, पढ़ा होगा, कि मैंने अपने मां के बारे में एक कहानी बोल दी। सुना आपने? हाँ, तो मैंने अपने मां के बारे में कहानी बोल दी, अस्पताल के बारे में, कि वो बीमार थी। और आमतौर से शायद ऐसी सभाओं में लोग दिल की बात नहीं करते हैं। लोग भाषण करते हैं, विकास की बात होती है, इलेक्शन की बात होती है, मगर दिल की बात नहीं होती है। सही बात है, गलत बात है? सही बात है। तो मैंने वहां अपने दिल की बात कर दी। और जब मैं दिल्ली पहुंचा तो मेरी मां मुझे कहती है, फोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि देखो, तुम मेरी कहानियां क्यों बताते हो? तुम अपनी कहानियां बताओ। जो मेरी कहानी है वो मेरी कहानी है, मेरा दर्द है वो मेरा दर्द। और अगर मां ने मुझे कहा कि उनकी कहानी नहीं बोलनी चाहिए और अपनी कहानी बोलनी चाहिए, तो मैंने सोचा अपनी कहानी बोल दूं। सही बात है, गलत बात है? तो अभी जब मैं आ रहा था, मैं ऐसे भाषणों में जाता हूं और विकास की बात करता हूं, प्रगति की बात करता हूं, आतंकवाद की बात करता हूं, दंगों की बात करता हूं, भाईचारे की बात करता हूं, मगर जो अंदर की बात है, जिसका कारण, बोलने का कारण जो है, मैंने आपको कभी नहीं बताया। अच्छा भैया शांत हो जाओ 2 मिनट, नहीं तो मैंने आपको इसका कारण, जो मेरे दिल की बात है, वो आपको कभी नहीं बताई। और मैंने सोचा अगर मां ने कहा कि तुम अपनी कहानी बताओ, मेरी कहानी नहीं बताओ, तो मैं अपनी कहानी बता देता हूं। इलेक्शन की मीटिंग है, आमतौर से ऐसी बातें इन मीटिंग में नहीं होती है, मगर मैं आपको लंबा टाइम नहीं लूंगा, जल्दी से बता दूंगा। आज अभी जब मैं आया, बुडानिया जी ने मुझे कहा कि देखो, यहां आपसे पहले राजीव गांधी जी आए थे और उन्होंने यहां दौरा किया था। ब्राउन कलर की जीप थी, सोनिया जी आई, वो आए और यहां उन्होंने दौरा किया। और फिर उन्होंने मुझे एक बात बताई, उन्होंने कहा कि वो 31 अक्टूबर को यहां आए थे। और मैं थोड़ा हैरान हो गया और मैंने उनसे पूछा, क्या 31 अक्टूबर को आए थे? और उन्होंने कहा हाँ। फिर मैंने पूछा किस साल आए? जवाब दिया 87 में आए। और फिर मैं चुप होके आगे चला। और फिर उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, गलत बात कही मैंने, 31 अक्टूबर को नहीं आए, 31 अगस्त को आए। और मैंने उनसे कहा मैं जानता था कि वो 31 अक्टूबर को यहां नहीं आ सकते थे, क्योंकि 31 अक्टूबर को मेरी दादी की हत्या हुई थी और उनको दिल्ली, उनका फंक्शन होता है तो उनको दिल्ली में रहना पड़ता है। तब मैं यहां खड़ा हूं आपके सामने और मैं भाईचारे की बात करता हूं। मैं कहता हूं कि जो बीजेपी के लोग हैं, जो ये लड़ाई कराते हैं, एक दूसरे से लड़ाई कराते हैं, हिंदू की मुसलमान से लड़ाई कराते हैं, इसके खिलाफ मैं बोलता हूं। मगर मैंने आपको कभी नहीं समझाया क्यों बोलता हूं, कारण क्या है, अंदर का कारण क्या है, मैं आपको बताने वाला हूं।
मैं छोटा सा लड़का था, 14 साल का, और मेरे घर में सिस्टम आपको थोड़ा बता देता हूं। प्रियंका और मैं छोटे थे और पापा वहां पे कानून बनाते थे। पापा बहुत कड़ा कानून बनाते थे और कहते थे भैया तुम्हें ये करना है, और हम दोनों पापा से डरते थे। और मेरे लिए कानून को तोड़ने का तरीका, जो मेरा प्रोटेक्टर हुआ करता था, जो मुझे बचाता था इन कानूनों से, वो मेरी दादी थी। तो जब पापा कुछ करते थे, कहते थे तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तो मेरी दादी कहती थी अच्छा तुम ये कर लो। और छुपा के, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, मैं खाना खाता था और मुझे पालक अच्छा नहीं लगता था, और पापा मेरे सामने पालक रख देते थे। और जब खाना चल रहा होता था तो दादी क्या करती थी, अखबार खोल देती थी, और उस अखबार के पीछे मैं पालक उनके प्लेट पे कर देता था। तो दादी प्रधानमंत्री थी, मैं पोता था, मुझे नहीं मालूम था उस समय की प्रधानमंत्री में शक्ति क्या होती है क्या नहीं होती है। ये मेरे लिए दादी थी, और घर में ये मुझे बचाती थी। सुबह उनका वहां पे एक असिस्टेंट हुआ करता था, नथुराम। अब दादी से लोग डरते थे और मैं नहीं डरता था, क्योंकि वो मुझे बचाती थी, मेरा रिश्ता था। तो जब मैं सुबह उठता था तो मेरे पास नथुराम आता था, मुझसे कहता था भैया आज एक बात बताओ, दादी का मूड कैसा है। और फिर मैं उनसे कहता था हाँ मूड अच्छा है या मूड खराब है। तो ऐसी बातचीत चलती थी। दूसरे तरफ मेरे 2-3 दोस्त थे। वो मेरे दादी का देखभाल करते थे, जैसे ये खड़े यहां पे वैसा काम करते थे। एक का नाम सतवंत सिंह, एक का नाम बेअंत सिंह, केहर सिंह, बलबीर सिंह। और इनको मैं जानता था, अच्छी तरह जानता था। एक ने मुझे बैडमिंटन खेलना सिखाया, शॉट कैसे मारनी चाहिए, ड्रॉप शॉट कैसे मारनी चाहिए। दूसरे ने मुझे पुलअप होती है ना, जैसे ऊपर खींचते हैं ऐसे, वो सिखाया। और दोस्ती थी, और काफी समय की दोस्ती थी, और भरोसा था उनमें मेरा एक प्रकार से। एक दिन मेरे पास सुबह का समय था, और मेरे पास, मैं घूमने गया, 84 की बात थी, मैं घूमने गया गार्डन में। मैं जल्दी जग जाता था, उस टाइम ओलंपिक्स चल रही थी, और मैं घूमने गया गार्डन में। और गार्डन में जब मैं घूम रहा था, वहां बेअंत सिंह मुझे मिले, और बेअंत सिंह जी ने मुझसे 2-3 सवाल पूछे। उन्होंने मुझे पूछा कि भाई तुम्हारी दादी कहां सोती है। और मैं छोटा सा था, मुझे क्या मालूम, मगर मुझे लगा ये सवाल थोड़ा ठीक नहीं है, और मैंने उल्टा सीधा सा जवाब दे दिया कि भाई हाँ वहां सोती है। फिर उसने मुझे पूछा कि देखो आपको क्या लगता है, आपकी दादी की सुरक्षा में कोई कमी तो नहीं है। और ऐसी बातचीत हुई, और फिर उसने मुझे क्या कहा, उसने मुझे कहा कि देखो अगर तुम्हारे ऊपर कभी भी कोई हथगोला फेंके तो तुम्हें इस प्रकार से लेट जाना चाहिए। मुझे बात समझ नहीं आई, 14 साल का लड़का था, वो भूल गया इस बात को। मैं 10-15 साल भूल गया। मैं वापस गया
ओलंपिक का प्रोग्राम था, दादी बैठी थी वहां, बात की। सालों बाद मुझे पता लगा कि दादी की हत्या से पहले सतवंत सिंह, बेअंत सिंह और बाकी जो लोग थे वो दादी के ऊपर दिवाली के समय हथगोला फेंकना चाह रहे थे। बात समझ आई? दादी के ऊपर दिवाली में वो हथगोला फेंकना चाह रहे थे। और आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? दादी की हत्या की। और यहां जो हमारे सिख भाई बैठे हैं उनको कहानी मालूम है, उसके बाद क्या हुआ, कहानी पूरी मालूम है। मेरा क्या हुआ? सबसे पहले मेरी दादी चली गई और मैं उस दिन के बारे में आपको बताना चाहता हूं। उस दिन क्या हुआ? सुबह मैं उठा और स्कूल गया, और स्कूल में मैं ज्योग्राफी क्लास में बैठा था, पढ़ रहा था, और वहां एक पेट्रोल पंप हुआ करता था नीचे। और मैं जब छोटा था, मतलब पढ़ाई शढ़ाई मुझे अच्छी नहीं लगती थी। आप यहां काफी लोग होंगे जिनको पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, मुझे नहीं अच्छी लगती, तो मैं बाहर देख रहा था और एक व्यक्ति आया अंदर और उसने कुछ टीचर से बात की। और फिर वो मेरे पास आई टीचर और उसने कहा कि तुम्हें घर जाना है। मुझे उस मिनट कुछ समझ नहीं आया। मैंने सोचा कुछ होगा। मैं उनके प्रिंसिपल के ऑफिस में गया, फोन उठाया मैंने, और दूसरे साइड हमारे घर में एक महिला काम करती है, वो चिल्ला रही थी। मतलब ऐसी चीख मैंने कभी पहले नहीं सुनी थी। और मैंने उससे पूछा क्या हुआ, और वो जवाब नहीं दे मुझे। तो फिर मैंने पूछा कि भाई, मेरे पापा बंगाल में थे, तो मैंने उनसे पूछा कि पापा ठीक है? और उसने कहा हाँ पापा ठीक है। फिर मैंने कहा मामा ठीक है? और उसने कहा मामा ठीक है। फिर मुझे मालूम था कि पापा ठीक है, मामा ठीक है, तो दादी हो सकती है। तो मैंने फिर कहा दादी ठीक है? और उसने कहा नहीं 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 नहीं, दादी ठीक नहीं है, तुम एकदम आओ, और फोन रख दिया। और मैं आपको बताऊं, वो जो दर्द मुझे उस दिन हुआ, उसके बाद एक और बात हुआ जब पापा मरे। मगर वो दर्द जो था मैं जानता हूं उसको, और मैं उसको समझता हूं। जैसे किसी ने आपका ना छाती फाड़ दी ऐसे। मैं गेट पे गया, स्कूल के गेट पे गया, और मेरा पीएसओ था, और मैंने उससे पूछा भाई क्या हुआ? और उसने कहा नहीं 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 नहीं, दादी ठीक है, गोली चली है मगर कुछ नहीं हुआ। और मेरे पैर कांप रहे थे। और मैंने सोचा अब मेरी बहन अपने स्कूल में है, तो पीएसओ ने कहा कि भाई चलो प्रियंका के स्कूल चलते हैं। प्रियंका के पास गए, प्रियंका को मालूम नहीं था। प्रियंका को मैंने कहा कि घर में कुछ हुआ, और फिर हमको गाड़ी होती है ना, पिछली सीट के नीचे रख दिया दोनों को, मुझे और प्रियंका को। और जो बॉडीगार्ड होते हैं वो सब हमारे इर्द गिर्द बैठ गए, और हम घर गए। जब हम घर गए तो वहां सड़क पे दादी का खून, और एक कमरे में मेरे जो दोस्त थे उनका खून। काफी सालों के लिए मुझ में काफी गुस्सा था अपने दोस्तों से, बेअंत सिंह से, सतवंत सिंह से। बहुत गुस्सा था, मैं लेके घूमता था इसको। कोई कुछ उल्टा सीधा कह देता था, मुझे मालूम ही नहीं होता था, और वो गुस्सा आ जाता था बाहर। मुझे 10 साल 15 साल लगे उस बात को समझने के लिए, उस गुस्से को इस प्रकार से नीचे रखने के लिए मुझे 10-15 साल लगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे मैंने उसको नीचे रखा, क्योंकि वहां हुआ क्या था। वहां
गुस्सा चला था। लोग गुस्सा हो गए थे और उनको सिर्फ गुस्सा ही दिख रहा था। और आज यहां जो हमारे सिख भाई बैठे हैं, इनमें वो गुस्सा खत्म हो गया है। और गुस्सा खत्म करने के लिए भैया साल लगते हैं, गुस्सा चालू करने में मिनट लगते हैं, मिनट, 1 मिनट। और गुस्से को बंद करने के लिए काम लगता है भाईचारा, प्यार, ये करना पड़ता है। मेरे कमरे में कुछ महीने पहले पंजाब के एक एमएलए आए। वो बैठ के वहां पे बातचीत चल रही थी। जाने से पहले वो मुझे कहता है, राहुल जी, आज मैं यहां बैठा हूं, मैं इस बात को मान नहीं सकता हूं कि मैं आपके कमरे में बैठा हूं। और मैंने पूछा, भाई क्यों नहीं मान सकते इस बात को आप? और वो मुझे कहता है कि देखो, अगर आप मुझे 20 साल पहले मिलते तो मैं शायद आपको जान से मार डालता। मुझ में इतना गुस्सा था कि मैं शायद 20 साल पहले आपको जान से मार डालता। और आज मैं आपके साथ यहां बैठा हूं और आपके साथ गले मिल सकता हूं। देखिए, मैं आपसे ये क्यों कह रहा हूं, गुस्सा किसी के अंदर नहीं होता है, गुस्सा डाला जाता है। राजनेता लोग डालते हैं, इंटरेस्टेड पार्टी जो होती है वो डालते हैं, और फिर जो आम आदमी होता है, जिसको चोट पहुंचती है, उसको इस गुस्से को अपने साथ ले जाना पड़ता है। सब जगह घूमता है गुस्से के साथ। इसलिए मैं बीजेपी के राजनीति के खिलाफ हूं, इसलिए क्योंकि ये करते क्या है, ये राजनीतिक लाभ के लिए चोट पहुंचाते हैं। मैं अभी गया, मुजफ्फरनगर गया, मुसलमानों से मिला, हिंदुओं से मिला। और मैं आपको बताऊं, उन लोगों में मुझे अपनी कहानी दिखाई दे रही थी। उनके दुख में मुझे अपना चेहरा दिखाई दे रहा था। इसलिए मैं इनकी राजनीति के खिलाफ हूं, और इसलिए मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान एक साथ रहे, एक साथ लड़े और एक साथ मरे। और ये क्या करते हैं मैं आपको बताऊं, ये क्या करते हैं, मुजफ्फरनगर जाएंगे, आग लगा देंगे, गुजरात में आग लगा देंगे, यूपी में आग लगा देंगे, कश्मीर में आग लगा देंगे, और फिर आप लोगों को और हमें आग बुझानी पड़ती है। हमें जाना पड़ता है युवाओं के घर में, हमें उनके हाथ पकड़ने पड़ते हैं, हमें उनको ठंडा करना पड़ता है। और इससे देखो, इससे देश का फायदा नहीं होता है, इसका देश का नुकसान होता है, इससे देश का नुकसान होता है, इससे लोग मरते हैं, इससे गुस्सा पैदा होता है। और ये मैंने एक बार नहीं सहा है, सुनो, ये एक बार नहीं सहा है मैंने, 2 बार। मेरी दादी को मारा, मेरे पापा को मारा, और शायद मुझे भी मार देंगे एक दिन, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। तो ये मैंने आपसे दिल की बात करनी थी, दिल की बात कर दी, लंबी बात की। अब मैं थोड़ी गहलोत जी राजस्थान की बात करना चाहता हूं। गुस्सा सिर्फ हत्या करने से नहीं आता है। जब आप सड़क पे चल रहे होते हो, कोई आपके अंदर गाड़ी मार देता है, तब भी आपको गुस्सा आता है। जब कोई
गांव में भूखा बैठा रहता है। यहां मुझे महिलाएं क्यों नहीं दिख रही? महिलाएं कहां हैं? हाँ, वो पीछे बैठी हैं। ये जो महिलाएं हैं, जब ये अपने बच्चों को देखती हैं, हाँ ये मैं, आपका नाम क्या है? नाम क्या है आपका? राजलता जी। जब ऐसी महिलाएं अपने बच्चों को देखती हैं, एक तरफ इनको टीवी दिखाई देता है जहां व्यक्ति जहाज पे चल रहे हैं, बड़ी बड़ी बोटों पे चल रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, एक तरफ उनको वो दिखाई देता है, और दूसरी तरफ इनको अपने बच्चे दिखाई देते हैं जो घर में बैठे हैं, पेट भूखा है, और ये अपने आप से पूछते हैं, भैया मेरे बच्चे का क्या होगा? उस जहाज पे वो कब चलेगा? उस रेल पे वो कब चलेगा? रेल और जहाज छोड़ दो, उसका पेट कब भरेगा? ये सवाल ये महिलाएं पूछती हैं। दूसरी तरफ यहां हमारे युवा हैं, उनके दिल में भी दर्द है। नाम क्या है तुम्हारा? हाँ, महावीर। महावीर के दिल में भी दर्द है, और ये क्या पूछता है अपने आप से? ये टीवी देखता है, ये कहता है भाई मैं बेरोजगार हूं और मैं रोजगार चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मैं अपनी मां, अपने पिता की देखभाल करना चाहता हूं। ये जो गुस्सा है, ये जो दर्द है, इसको हम कम करने की कोशिश करते हैं। हमने आपको रोजगार योजना क्यों दी? कि जो करोड़ों लोग हैं हिंदुस्तान में जिनके पास रोजगार नहीं है, उनको दिन में रोजगार मिले। भोजन का अधिकार क्यों दिया हमने? अच्छा, सबसे पहले भोजन का अधिकार का मतलब क्या है? मुझे बताओ, कितने किलो मिलता है अनाज? कितने परिवार को कितना मिलता है? 25 किलो कितने रुपए के लिए? 1 रुपया। ये हम क्यों करते हैं बताओ मुझे? पेट, जो गरीब व्यक्ति है, जो रोज लड़ाई लड़ता है, उसको मदद करने के लिए, उसके पेट को भरने के लिए। अब देखो, एक बात मैं सीधी बता देता हूं। कांग्रेस पार्टी पिछले 9 सालों में अधिकार की राजनीति की है, गरीबों की राजनीति की है, और अधिकार की राजनीति हम करेंगे, गरीबों की हम राजनीति करेंगे। जमीनी अधिग्रहण बिल की बात की। बिल में हमने पता है क्या डाला? किसान की जमीन जाती है, ठीक है, किसान को फायदा मिलना चाहिए, मगर हमने वहां यह भी लिखा कि भाई मजदूर जो किसान के खेत में काम करता है उसको भी फायदा मिलना चाहिए। अगर कोई छोटा सा ठेका चला रहा है उसको फायदा मिलना चाहिए। मगर हम सिर्फ ये नहीं कह रहे, देखो अब ये आपको अच्छी तरह समझना है, हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ हिंदुस्तान में गरीब हैं। हिंदुस्तान में गरीब लोग हैं और हिंदुस्तान में अमीर लोग हैं, और बिना बिजनेस के, बिना व्यापार के, बिना इंडस्ट्री के ये देश आगे नहीं जा सकता है। हम सिर्फ ये कहते हैं कि भैया पार्टनरशिप होनी चाहिए, गरीब को और अमीर को एक साथ मिलके हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है। बीजेपी सड़कों की बात करती है, हमने उनसे 3 गुना ज्यादा सड़क बनाई, 5 साल में 3 गुना ज्यादा सड़क। और सिर्फ सड़क नहीं दी, हमने भोजन भी दे दिया, जमीन भी दे दी, रोजगार भी दे दिया, और तब भी हमने ज्यादा सड़क बनाई। यहां चुरू के बारे में थोड़ा कहना चाहता हूं। देखो, जितना कष्ट आपको होता है, अभी यहां पीसीसी प्रेसिडेंट जी ने कहा हिंदुस्तान में
सबसे ज्यादा टेम्परेचर यहां और कम टेम्परेचर भी यहां। पानी की कमी है। और आपको मालूम है कि पानी के लिए हमने इंदिरा गांधी जी के कैनाल के एक्सटेंशन का काम कर दिया है और उससे आपको फायदा मिला है। मिला नहीं मिला? थोड़ा जोर से। हाँ। और गहलोत जी ने कोई जबरदस्त काम किए हैं। बिजली का काम किया है, पेंशन का काम किया है, और जहां यहां जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं आपको मालूम होगा। और दवाई का भैया आस्ते आस्ते, भैया थोड़ा आस्ते आस्ते, क्योंकि फिर अच्छी तरह बोलूंगा। और ये जो इन्होंने दवाई की बात की, मैं भूला नहीं था। मुफ्त दवाई पशुओं के लिए भी। हम सबको एक साथ ले जाना चाहते हैं और पशुओं को भी ले जाना चाहते हैं अपने साथ। गरीबों को, अमीर लोगों को, हर जात के लोगों को, हर धर्म के लोगों को, सबको हम एक साथ ले जाना चाहते हैं। तो ये हमारी सोच है। मैंने थोड़ा आपको दिल की बात कही, लंबा भाषण हो गया, अच्छी लगी? अच्छा, और बोलने को कहा है तो मैं एक बात और कह देता हूं। देखो, अब मैंने आपको आज की कहानी बताई, आज की कहानी बता दी आपको। और आज यहां 2014 की लड़ाई चल रही है, यहां 2013 की लड़ाई चल रही है, मगर मेरा काम सिर्फ चुनाव जीतने का नहीं है। मेरा काम आपको थोड़ा भविष्य के बारे में बताने का भी है और लंबी सोच के बारे में भी आपको बताने का है। तो मैं आपको दो चीजें कहना चाहता हूं और जिससे चुरू को बहुत फायदा होने वाला है। और जो हम काम आस्ते आस्ते आपके लिए कर रहे हैं, जिससे ये जो युवा बैठे हैं इनको आने वाले समय में दबा के रोजगार मिले। और ये मैं आपको समझाना चाहता हूं, ये मैंने आपको समझाना चाहता हूं। और थोड़ा ये भाषण बहुत लंबा हो रहा है, मगर मैं थोड़ा मूड में आ गया हूं, थोड़ा लंबा करता हूं। थोड़ा मैं आपको थोड़ा दुनिया के बारे में भी बताना पड़ेगा, क्योंकि यहां जो लड़के खड़े हैं, आपको हिंदुस्तान के लिए पूरी दुनिया में जाना पड़ेगा। आने वाले समय में शायद आप अमेरिका जाओ, जापान जाओ। मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं यहां हम करने वाले क्या हम करना चाहते हैं। देखिए, दुनिया में ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग जो होती है ना, ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग चीन में होती है। अगर मैं इस माइक को देखूं तो इस पे आपको मेड इन चाइना दिखाई देगा। सही बात है नहीं? अब हो क्या रहा है, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, ये सब चाहते हैं कि भाई मैन्युफैक्चरिंग का काम जो है वो चीन में हो, मगर सिर्फ चीन में ना हो। उनका बिजनेस है, उनकी फैक्ट्री है, तो उनको लग रहा है कि भाई चीन में हो और कहीं और भी हो। बात समझ आई? वो कहते हैं कि भैया दो जगह होना चाहिए कि रिस्क कम हो। अब हम क्या कर रहे हैं, हम पूरे हिंदुस्तान में रेलवे लाइन फ्रेट के लिए बना रहे हैं एक तरफ, और दूसरे तरफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। दिल्ली से लेकर, राजस्थान से लेकर, गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से लेकर तमिलनाडु, तमिलनाडु से लेकर दूसरी साइड, और कलकत्ता से लेकर दिल्ली। और इन चारों जगह हम इंफ्रास्ट्रक्चर डाल रहे हैं। बिजली, पानी, सड़क, पूरा ढांचा हम
बना रहे हिंदुस्तान में, और ये यहां चुरू भी आ रहा है। और वो मेरे पास आए, जिनको ये काम सौंप रखा है, वो मेरे पास आए और मैंने उनसे पूछा, भैया बताओ सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? और उन्होंने कहा देखिए, इसमें सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि जमीन की बात उठती है और सबसे ज्यादा फायदा उनको होता है, और सबसे आसान काम वहां होता है जहां जमीन अच्छी नहीं है, ऊसर है, रेगिस्तान है। तो मैंने उनसे कहा भैया राजस्थान में चुरू में रेगिस्तान है, वहां अपनी जाके आप फैक्ट्रियां डालिए। तो आप देखो आने वाले 5-7 साल में यहां राजस्थान में और खास तौर से यहां चुरू में ऐसा फायदा होने वाला है, आपके लड़के सिर्फ रोजगार नहीं पाएंगे, आपके लड़के अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया में जाके हिंदुस्तान का जो चेहरा है, नाम रोशन करेंगे इस देश का। और इस काम को करने के लिए देखो, इस काम को करने के लिए पार्टनरशिप की जरूरत है। किसकी पार्टनरशिप? गरीबों की पार्टनरशिप, उद्योगपति की पार्टनरशिप, किसानों की पार्टनरशिप, मजदूरों की पार्टनरशिप, हिंदुस्तान की पार्टनरशिप, सबको जुड़ के ये काम करना है। अशोक गहलोत जी और राजस्थान की सरकार की पार्टनरशिप। अब देखिए, अब मैं आपसे अंत में एक बात कहना चाहता हूं, आने वाले 10 साल में एक और बात बदलनी है, और ये काम मैं युवाओं के साथ, आपके साथ करने वाला हूं। इस देश में सबसे बड़ी कमी यह है कि हमारे राजनीतिक ढांचे को, पूरे राजनीतिक ढांचे को, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, इस ढांचे को 300-400-500 लोग चलाते हैं। आने वाले समय में मैं चाहता हूं कि इस ढांचे को लाखों लोग चलाएं, युवा चलाएं, महिलाएं चलाएं, गरीब लोग चलाएं, सब चलाएं। और इस बात को, इस जैसे राजीव गांधी जी ने ना, टेलीकम्युनिकेशन होता था ना भैया, पहले कोटा होता था, याद है आपको? कोटा होता था फोन का, कि भैया अगर आपको फोन चाहिए एमपी से जाके पूछो। तो राजीव गांधी ने कोटा बंद किया, राजीव गांधी जी ने कोटा बंद किया, और आज आपके हाथ में मोबाइल फोन है ना। मैं राजनीतिक सिस्टम में बंद करना चाहता हूं कि जैसे ये मोबाइल फोन आपके हाथ में है, आज से 5, 7, 10 साल बाद हर युवा के जेब में राजनीतिक अधिकार भी हो। ऐसे ये मैं काम करना चाहता हूं। और ये काम मुझे बताया गया है कि भैया 2014 का चुनाव है, तो अभी थोड़ा मतलब ब्रेक लगाओ इस पे, मगर 2014 के बाद इस देश में राजनीतिक बदलाव पार्टियों में आने वाला है, दबा के आने वाला है। और जिस दिन कांग्रेस पार्टी ने कर दिया, जैसे हर बात में होता है, जिस दिन कांग्रेस पार्टी ने कर दिया, बाकी सब पार्टियां पीछे खड़ी हो जाएंगी, उनको भी करना पड़ेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।